एक महिला अपने 2 बच्चे और पति के साथ बड़ी खुशी के साथ रह रही थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त बीतता है, कोरोना के अंदर उसका पति बीमार हो जाता है, जिसके बाद इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। अब पूरी जिम्मेदारी उस महिला के ऊपर आ जाती है, जिसके बाद वो महिला एक दिन जैसे ही अपना इलेक्ट्रिक बिल जमा कराने के लिए जाती हैं, तो वहाँ पर एक लड़के से उसकी मुलाकात हो जाती है। इसके बाद वो लड़का उस महिला का नंबर ले लेता है और नंबर लेने के बाद जब उसे फ़ोन पे बातचीत करने लग जाता है, तो वो विधवा महिला भी उससे बातचीत करने लग जाती है। और धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त बीतता है, वक्त बीतने के साथ वो लड़का एक दिन उस महिला को मिलने के लिए आता है और फिर यहीं से एक आने की शुरुआत हो जाती है, जो कि आज सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल है। जब आसपास के लोगों को भी इस बात की जानकारी लगती है, तो वो भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं आखिर उन दोनों के बीच में ऐसा क्या हुआ था। पूरी कहानी इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को विस्तार से बताऊँगा। नमस्कार, मैं रमजान सैया और आज की सच्ची घटना जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, दरअसल उत्तर प्रदेश का एक ज़िला लगता है कौशाम्बी और यहीं पर एक थाना लगता है मोहब्बतपुर पैसा। यहीं के आसपास एक छोटा सा गांव होता है हिसामाबाद। यहीं के रहने वाले चिंतामणि, उनकी पत्नी उर्मिला देवी। चिंतामणि और उर्मिला देवी के बीच में 2 बच्चे होते हैं। बाएं हाथ में चिंतामणि ने, उर्मिला जो है अपने बाएं हाथ के अंदर जो है चिंतामणि नाम का एक टैटू गुदवा कर रखा था। इसी तरीके से उनका समय बीत रहा होता है, किसानी का काम कर रहा होता है सीतामणि, और किसानी के काम से जितने भी उनके रुपए पैसे मिलते थे उसी से अपने 2 बच्चों का और पत्नी का पालन पोषण कर रहा होता है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है। लेकिन 2020 के अंदर कोरोना आ जाता है, जिसके बाद चिंतामणि की अचानक तबीयत खराब हो जाती है। उसे हॉस्पिटल ले आया जाता है और उसका काफ़ी इलाज करवाने के बावजूद भी चिंतामणि इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। अब सारी घर की जिम्मेदारियां उर्मिला देवी के ऊपर आ जाती हैं, जिसके बाद वो अपने पति का अंतिम संस्कार करती हैं और अंतिम संस्कार के बाद 13वीं भी निपटा देती हैं और सब कुछ कामकाज ठीक ठाक चल रहा होता है। कुछ रिश्तेदार भी उसकी मदद करने के लिए आ जाते हैं, लेकिन 13वीं के बाद हर एक कोई रिश्तेदार जो है उर्मिला को छोड़कर वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद कोई भी अब पलट कर देख नहीं रहा होता है कि उर्मिला क्या कर रही है या फिर क्या नहीं कर रही है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है, लेकिन उर्मिला अपनी मेहनत मजदूरी करके अपने दोनों बच्चों को पाल रही होती हैं, वो अपने घर का वो सर्वाइव कर पा रही होती हैं। इसी तरीके से उनका सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है। लेकिन एक दिन साल 2023 की बात है, जब एक दिन वो इलेक्ट्रिक का बिल मोहब्बतपुर पैसा जब जो वो बिल जमा करवाने के लिए जाती हैं, तो वहाँ पर एक लड़के से उसकी मुलाकात होती है, जिस लड़के का नाम दिनेश मौर्य होता है, जो कि जवाई पड़वी का रहने वाला होता है। वो जैसे ही वहाँ पर उर्मिला देवी वहाँ पर बिल जमा करने के लिए पहुँचते हैं, तो वो लड़का उसके साथ मुलाकात करता है। जब उसके साथ बातचीत होते हैं, तो वो लड़का उससे कहता है कि तुम्हारा बिल अगर जमा हो जाएगा तो मैं ऑनलाइन चेक कर लूँगा, जिसके बाद मैं तुम्हें जानकारी दे दूँगा, तुम अपना नंबर मुझे दे दो। आखिरकार उर्मिला भी जो है दिनेश मौर्य को अपना नंबर दे देती हैं, जिसके बाद उर्मिला अपना बिल जमा करवाने के बाद वो अपने घर हिसामाबाद आ जाती हैं। जिसके बाद वहाँ पर आने के तुरंत बाद ही दिनेश मौर्य उसे अचानक फ़ोन करता है। फ़ोन करने के बाद जब उर्मिला देवी से वो बातचीत करने लगता है, तो दिनेश मौर्य उससे पूछता है कि तुम कहाँ की रहने वाली हैं, तो वो कहते हैं कि मैं हिसामाबाद की रहने वाली हूँ। इस तरीके से उन दोनों के बीच में बातचीत होती है। उर्मिला देवी भी दिनेश मौर्य से पूछताछ करने की कोशिश करती हैं कि आखिर तुम क्या करते हैं, तुम्हारे बारे में भी मुझे कुछ बताइए। वो कहता है कि मेरे पिता स्वर्गीय बिहारी लाल इस दुनिया को छोड़कर चले गए, जिसके बाद सारी जवाबदारी मेरे ऊपर ही आ गई है और मैं प्लम्बर का काम करता हूँ। इसी तरीके से हमारा घर का गुजारा चल रहा है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन अभी फ़िलहाल हमारी शादी नहीं हुई है। अब दोनों के बीच में बातचीत होती है, जिसके बाद दिनेश मौर्य अपना फ़ोन कट कर देता है। जिसके बाद थोड़े ही वक्त में वापस दिनेश मौर्य जब उसे फ़ोन करता है, तो वापस यहाँ पर उर्मिला अपना फ़ोन उठाती है। जिसके बाद दिनेश मौर्य से फिर से बातचीत करने लगता है। दिनेश मौर्य कहता है कि मैं फ़ोन रखना नहीं चाहता था, मैं तुमसे ऐसा सोचता हूँ कि लगातार बात करता रहूँ। यहाँ पर उर्मिला देवी भी कहती हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर तुम मेरे से बाहर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहाँ पर फिर दिनेश मौर्य जब उससे पूछताछ करने की कोशिश करता है, तो उर्मिला देवी अपने बारे में सब कुछ बताने लगते हैं कि 2020 के अंदर जब कोरोना आता है तो मेरा पति जो है काफ़ी ज़्यादा बीमार हो जाता है और इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है, जिसके बाद घर की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ जाती है। खेत का काम करना हो या फिर कहीं बाज़ार जाना हो, सब कुछ काम मैं ही करती हूँ और मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में, क्योंकि सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है। अपने दोनों बच्चों का पालन पोषण भी आखिरकार मुझे ही करना पड़ता है। दिनेश मौर्य कहता है कि आप चिंता मत करो, आप आज के बाद जो भी तुम्हें कुछ काम करना होगा या फिर बाहर जाना होगा, उसके जो मैं भी अपना हाथ बटाऊँगा। अगर तुम्हें लगता है तो कोई जिम्मेदारी जो है मुझे भी दे सकते हैं, जिसके बाद मैं कोई भी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटूँगा और तुम्हारा काम भी मैं ज़रूर करूँगा। इसी तरीके के बीच में दोनों से बातचीत होती रहती है। धीरे धीरे वक्त बीतता है। वक्त बीतने के साथ एक दिन दिनेश मौर्य
उर्मिला देवी से मिलने की बात करता है तो उर्मिला देवी कहता है कि आज मेरे घर पर आसपास के लोग भी नहीं हैं और मेरे घर पर 2 बच्चियाँ रहती हैं, इसके अलावा मेरे घर पर कोई नहीं है। अगर तुम आना चाहते हैं तो आ सकते हैं और मुझसे मिल सकते हैं। आखिरकार दिनेश मौर्य उर्मिला के घर पर जाता है, बाइक बाहर खड़ी कर लेता है, जिसके बाद उर्मिला के घर पर जाता है और फिर जब उनके घर पर जाता है तो उर्मिला खाना वाना बनाती हैं, जिसके बाद दोनों जन बैठकर खाते हैं। दोनों अपने अपने एक दूसरे को खाना खिला रहे होते हैं। तो उसी में उर्मिला अब सोचने लगते हैं कि आखिरकार इससे अच्छा लड़का कोई हो ही नहीं सकता है। आखिरकार ये मेरा कितना ख्याल रखता है, फ़ोन पे भी कितनी अच्छी अच्छी बातें करता है और फिर इधर आने के बाद जो है अपने हाथों से खाना खिला रहा है। सब कुछ उर्मिला को जो है अच्छा लग रहा होता है, सब कुछ ठीक ठाक लग रहा होता है। इसीलिए दिनेश और उर्मिला देवी के बीच में आखिरकार पहली बार संबंध बन जाते हैं और ये संबंध का सिलसिला अब रुकने का नाम नहीं ले रहा था। आए दिन दोनों के बीच में संबंध बनते रहते थे। दिनेश मौर्य आए दिन उर्मिला के घर पर जाता था। अब उर्मिला भी सोचने लगते हैं कि पिछले 3 साल से जो मैं जेल रही हूँ, अब इसके बारे में भी अगर आसपास के लोगों को इस बात की जानकारी लग जाएगी तो मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। आखिरकार दिनेश मौर्य मेरे घर पर इसी तरीके से आता रहेगा और इसी तरीके से जाता रहेगा और हम दोनों के बीच में संबंध का सिलसिला चलता रहेगा। उर्मिला देवी सोचती हैं कि मेरी 44 साल के आसपास की उम्र हो चुकी है। जब आसपास के लोगों को भी अगर इस बात की जानकारी लगेगी तो मैं कुछ कर नहीं सकती हूं, क्योंकि मेरा कोई है नहीं उस दुनिया में। और जो भी हैं दिनेश मौर्य जो मेरा सपोर्ट कर रहा है, जो भी काम कर रहा है, उसी को लेकर जो है मैं उससे बातचीत करती रहूँगी। इसी तरीके से दोनों के बीच में ये सिलसिला चल रहा होता है। लेकिन एक दिन 7 फरवरी 2026 के दिन एक सैनी थाना होता है, उसके गांव के आसपास एक छोटा सा गांव होता है बरसीपुर। वहीं पर एक रेलवे ट्रैक होता है। कुछ गांव के कर्मचारी जब उस रेलवे ट्रैक को चेक कर रहे होते हैं तो उसके आसपास जब जाकर देखते हैं तो एक महिला की डेड बॉडी पड़ी होती है, जिसके हाथ पैर बंधे हुए होते हैं और मुंह पर टेप लगी होती है और गले के अंदर निशान होते हैं। जैसे इस डेड बॉडी को वो कुछ कर्मचारी देखते हैं तो अचानक वो पुलिस को फ़ोन कर देते हैं, जिसके बाद पुलिस अपनी टीम को लेकर मौका वारदात पर पहुंच जाती है। तो पुलिस देखती है वहाँ पर कि वहाँ पर एक डेड बॉडी पड़ी है, जिसके हाथ पैर बंधे हुए हैं, गले पे निशान है और मुंह पर टैप लगी है। लेकिन राइट हैंड के ऊपर, बाएं हाथ के ऊपर उसके ऊपर सीतामढ़ी लिखा होता है। पुलिस को बस इतनी जानकारी लगती है। पुलिस उस डेड बॉडी की शिनाख्त करने की कोशिश करती है तो पुलिस को कानों कान बिल्कुल भी खबर नहीं लगती है कि आखिरकार ये डेड बॉडी किसकी हो सकती है। जिसके बाद पुलिस जब उसके फ़ोटो निकालती है और फ़ोटो निकालने के बाद इंटरनेट के ज़रिए और फिर न्यूज़पेपर के अंदर भी जो है इस तस्वीर को जो है साझा कर देते हैं, जिसके बाद इसकी जान पहचान करने की कोशिश करते हैं। तो थाना मंजनपुर के सिलरा का रहने वाला शिव बाबू जब अपने अखबार के अंदर जब उसका फ़ोटो देखता है तो उसे पहचान लेता है कि ये तो मेरी बुआ उर्मिला देवी हैं। जिसके बाद वो थाने में आते हैं। थाने में आने के बाद वो पहचान बता देता है कि ये मेरी बुआ लगती हैं रिश्ते में, इनका नाम उर्मिला देवी है। इसका पति 2020 के अंदर कोरोना में गुजर चुका था। जिसके बाद अपने 2 बच्चों के साथ जो है वो अपने घर के अंदर रह रही होती हैं, लेकिन उसके बाद का मुझे कोई भी पता नहीं है। आखिरकार पुलिस के सामने एक सवाल खड़ा हो जाता है कि आखिर ये डेड बॉडी है किसकी। वो तो उसको बारे में जानकारी लगी जाती है, लेकिन इसके पीछे हत्या करने का राज किसका, षड्यंत्र किसका हो सकता है, उसकी हत्या कौन कर सकता है, ये सारे सवाल जो है पुलिस के पास घूम रहा होता है। तो पुलिस जिसमें एसएसपी जो राजेश कुमार होते हैं वो अचानक जो है अपनी टीम 4 टीम गठित करते हैं, जिसके बाद इस केस की जांच पड़ताल में लग जाते हैं। कुछ सीसीटीवी खंगोलते हैं, जिसके बाद वो अलग अलग सीसीटीवी फुटेज और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के जरिए पता करते हैं कि उर्मिला देवी बाइक के ऊपर जा रही होती है। उसके आगे एक लड़का बैठा होता है, कि पीछे लड़का बैठा होता है और बीच में उर्मिला देवी होती हैं। जब पुलिस जब मुखबिरों के जरिए जब इसकी पहचान करने की कोशिश करते हैं तो मुखबिरों के जरिए पता लगता है कि आखिरकार दिनेश मौर्य नाम का एक लड़का है जो कि उसी पहचान हो जाती है और उसी के साथ वो बाइक पर जाते हुए सीसीटीवी कैमरे के अंदर जब उसे दिखाई देता है तो आखिरकार सर्विलांस के जरिए भी पुलिस को पता लग जाते हैं। आखिरी बार उनकी कॉल डिटेल्स भी निकाली जाती हैं तो बार बार दिनेश मौर्य के साथ उनसे बातचीत होती है। तो आखिरकार दिनेश मौर्य को गिरफ्तार करते हैं और गिरफ्तार करने के बाद जब उसे थाने में लाकर जब उसे पूछताछ करते हैं तो दिनेश मौर्य पहले इधर इधर घुमाने की बात करते हैं कि मैं तो उसे बिल्कुल भी नहीं जानता हूं। लेकिन जब सीसीटीवी फुटेज उसके सामने रखे जाते हैं तो आखिरकार दिनेश मौर्य टूटता है। टूटने के बाद एक कहानी सुनाता है। दिनेश मौर्य कहने लगता है कि मेरी और उर्मिला देवी की पहचान एक बिजली के बिल भर रहे होते हैं हम लोग मोहम्मदपुर पैसा के अंदर। तब हम दोनों की मुलाकात होती है और मुलाकात के बाद हम दोनों की ज़्यादा पहचान बन जाती है। पहचान इस कदर बढ़ जाती है कि हम दोनों एक दूसरे के प्रेम प्रसंग के अंदर आ जाते हैं, जिसके बाद हमें कानों कान खबर नहीं लगते हैं। और फिर एक दिन मैं जब उर्मिला देवी के घर पर जाता हूं तो पहली बार हमारे बीच में संबंध का सिलसिला भी स्टार्ट हो जाता है और धीरे धीरे इसी तरीके से वक्त बीत रहा होता है। अक्सर मुझे उर्मिला देवी कहती हैं कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मैं भी उनसे शादी करना चाहता था, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे वक्त बीतता है
2023 से लेकर 2026 आ जाता है, यानी 7 जनवरी 2026 के आसपास का वक्त आ जाता है, तो अचानक मेरे घर परिवार वाले जब मेरी सगाई करवा देते हैं, तो अब मैं उर्मिला से जो है दूरियां बनाने की कोशिश करता हूं, जिसके बाद उर्मिला को इस बात का शक हो जाता है कि अब दिनेश मौर्य मेरे से बात नहीं करना चाहता है, मुझसे दूरियां बनाना चाहता है। तो दिनेश मौर्य को वो जब धमकियाँ देने लगते हैं उर्मिला देवी कि मैं पुलिस में जाके तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन करवा दूँगी, तुम्हारे ऊपर जो है रेप के जैसे मुकदमे का दर्ज करवा दूँगी, जिसके बाद मैं काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाता हूँ, मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता हूँ। जिसके बाद मेरे पास ही का रहने वाला जो मेरे रिश्ते में भाई लगता है, जिसका नाम रंजीत कुमार है, मैं उससे बातचीत करता हूँ। तो रंजीत ये कहता है मुझे कि ठीक है, तुम्हारी मैं सहायता करूँगा, मैं तुम्हारा ज़रूर साथ दूंगा, लेकिन उस महिला के साथ पहले मेरे भी संबंध बनाओ और उसी के बाद जो है मैं तुम्हारे साथ हमेशा के लिए मैं साथ दे दूँगा। आखिरकार दिनेश मौर्य उर्मिला से बात करता है, वो कहता है कि तुम मुझसे शादी करना चाहती हो तो मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरा दोस्त जो रंजीत है, मेरा भाई है, उसके साथ तुम्हें रिलेशन बनाना होगा। तो आखिरकार उर्मिला देवी कहती हैं कि मैं तुम्हें अपना पति मान चुकी हूँ और मैं तुम्हारे ज़िंदगी पर बिताना चाहती हूँ, और तुम कह रहे हैं कि मेरे दोस्त के साथ संबंध बनाने होंगे। आखिरकार दिनेश मौर्य उसे समझाने की कोशिश करता है, उसे कहता है कि अगर तुम्हें शादी करनी है तो फिर तुम्हारे सामने एक ही सवाल है कि तुम मेरे दोस्त रंजीत के साथ संबंध बना लो और इसके बाद तुम मेरे से शादी कर लो। आखिरकार उर्मिला देवी इस बात को मान जाती हैं, जिसके बाद दिनेश मौर्य और रंजीत कुमार दोनों उसके घर पर जाते हैं, जिसके बाद बारी बारी से उनके साथ संबंध बनाते हैं। और संबंध बनाने के बाद जब वो अपने घर पर आ जाते हैं तो दूसरे दिन होता है, तो दूसरे दिन के अंदर जो है उर्मिला देवी काफ़ी ज़्यादा बीमार हो जाती हैं, क्योंकि दो लोगों के साथ जब वो संबंध बनाती हैं तो काफ़ी ज़्यादा बीमार होने के बाद वो दिनेश मौर्य को फ़ोन करती हैं और वो कहते हैं कि मेरी तबीयत ख़राब हो चुकी है। तो यहाँ पर दिनेश मौर्य और रंजीत दोनों जन पहले गूगल के जरिए जो है वो देखते हैं कि किसी महिला को जो है इस दुनिया से हटाना हो, उसे मौत के घाट उतारना हो तो कैसे उतारा जाए, ये सब कुछ पहले वहाँ पर देखते हैं। देखने के बाद जब उन्हें आइडिया मिलता है तो उसके बाद उर्मिला देवी को जो है वहाँ से अपनी बाइक पर बिठाते हैं। बीच के पहले आगे रंजीत बैठता है और पीछे दिनेश मौर्य बैठता है और बीच के अंदर जो है उर्मिला देवी बैठते हैं। जिसके बाद जिला अस्पताल मंजनपुर दवाई खाना जब उसे हॉस्पिटल लेकर चले जाते हैं, जिसके बाद उसका इलाज भी करवाते हैं। और इलाज करवाने के बाद रात के 9 बजे के आसपास जो है एक चैनी जो थाना लगता है वहीं के आसपास एक बरसीपुर गांव होता है, वहां पर जब पहुंचते हैं तो अचानक यहां पर उसे जो है दिनेश मौर्य उसे धक्का दे देते हैं, जिसके बाद चलती हुई बाइक से उर्मिला देवी जहाँ पर गिर जाती हैं, जिसके बाद वो रोने लगती हैं। तो यहाँ पर दिनेश मौर्य अपनी बाइक रोकता है और बाइक रोकने के बाद जब उसके पास आते हैं तो उसके पहले हाथ पैर बांध देते हैं, जिसके बाद उसका गला दबाते हैं और गला दबाने के बाद उसे मौत के घाट उतार देते हैं। मौत के घाट उतार देने के बाद जब उसे रेलवे ट्रैक के आसपास फेंक देते हैं कि पुलिस को बिल्कुल भी पता नहीं लगेगा कि आखिरकार इसकी जो है मृत्यु किसने की है। इसी तरीके से जब पुलिस को जो इसकी बात की जानकारी लगती है तो उन दोनों को गिरफ्तार करती हैं और गिरफ्तार करने के बाद जो है फिर उसे थाने में लेकर आ जाते हैं। आखिरकार रंजीत भी गिरफ्तार हो जाता है, जिसके बाद टूटा हुआ मोबाइल, सैंडल, दवाइयाँ, लिफाफा, जैकेट, जूते और हीरो एक बाइक होती है, जिसमें इस वारदाता में जब यूज़ करते हैं तो उसको भी, और एक टेप रोल होता है जिसके ज़रिए उसका मुंह बंद किया जाता है। ये सब कुछ जो है पुलिस इनको अपने कब्जे में कर लेती है और दोनों को गिरफ्तार करने के बाद उसके ऊपर गंभीर धाराओं के अंदर मुकदमा दर्ज करते हैं और इसे हमेशा के लिए जेल की सलाखों के पीछे भेज देती है। आज की कहानी सुनाने का मकसद हमें किसी को ठेस पहुँचाना नहीं, किसी को तकलीफ पहुँचाना नहीं, बल्कि आप सभी को जागरूक करना था। चलते हैं कमेंट्स की ओर। तो गौरी प्रसाद महतो लाड़ू पड़िया सोना हाथू रांची से हमारी वीडियो देखते हैं। सबू सिंह प्रयागराज उत्तर प्रदेश से, सुप्रिया सिंह कोकन महाराष्ट्र से, परिमन लिखते हैं कि गलत काम करने वाले चाहे कोई भी धर्म से हो उसे जो है सज़ा मिलनी चाहिए। और परो सनीमा कांकेर छत्तीसगढ़ से हमारी वीडियो देखते हैं और बेमतरा छत्तीसगढ़ रांची से हमारी वीडियो देखते हैं। आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। इसी तरह की कहानियाँ हर रोज़ सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलता है आपसे अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। जय हिंद, जय जवान।